नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके का पार्ट नंबर 15 देख रहे हैं। इससे पहले अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में वहीं पर आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से आप हर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स में डैश को हराकर पुरुष की हॉकी में कांस्य पदक जीता था। आप सभी को पता हो तो जो 2021 के यानी 2020 के थे दर्शक, जो टोक्यो ओलंपिक थे, तो 2020 के थे, 2021 में आयोजित किए गए थे क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से 2021 में जो है आयोजित कराया गया था टोक्यो जापान में। इसमें क्या हुआ था कि जो पुरुष हॉकी टीम थी भारत की, उन्होंने जर्मनी को हराकर जो है वो कांस्य पदक जीता था। तो ये याद रखना है, काफ़ी टाइम बाद जो है वो भारत हॉकी टीम ने जो है वो यह पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में। तो इम्पोर्टेंट है। बाकी देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक में 1, 2 और 4 टोटल जो है वो 7 पदक जीते थे। जिसमें बात की जाए, आपको याद रखना है, देखिए एक तो गोल्ड हो जाएगा अपना, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये तीन जो है वो 7 पदक हो जाते हैं टोटल गोल्ड। ओके, तो इन सभी को आपको याद रखना है। आगे आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं टोटल कितने क्या जीते थे और कितने जो है वो। तो बेसिकली, और आपको इसका याद रखना है कि जो इसका शुभांकर था वो कौन था। देखिए, दो चीज़ों की आपको याद रखना है, एक टोक्यो ओलंपिक, एक टोक्यो पैरा ओलंपिक, ठीक है। तो ये कौन से क्रम के थे, जो टोक्यो ओलंपिक थे ये कौन से क्रम के थे, ये थे 32वें क्रम के, ठीक है। और वहीं अब बात की जाए पैरा ओलंपिक, ये बात की जाए 16वें क्रम के थे, ठीक है। इसमें जो है वो बात की जाए तो टोटल जो है वो 19 पदक जीते थे भारत ने। पदक कितने जीते थे, 19 जीते थे। और इसमें जो है वो टोटल 7 जीते थे। तो पदक याद रखना है, कौन से क्रम के थे ये याद रखना है। और इसका शुभंकर की बात की जाए, शुभंकी शुभंकर की बात की तो मिराई तोवा। और इसके शुभंकर की बात की जाए, सौमेटी, ठीक है। दोनों ही याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बाकी अगले जो होना है तो याद रखना है जफा, तो जापान में हुआ था अभी। उसके बाद बात की जाए फ्रांस में होना है। और नेक्स्ट जो है वो लॉस एंजलिस में, या आप याद रखना अमेरिका में, ठीक है। तो ये तीनों ही क्रम के याद रखना है। ये 2020 के हुए थे, 2024 में होना है ये, फिर 2028 में होना है ये। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 1991 1992 में पहला पहला डैश विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुआ था, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, या अर्जुन पुरस्कार, या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। दरअसल जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुआ था, ठीक है। कब दिया गया था, 1991-92 में। तो और बात की जाए अभी करंट के जो है वो 12 लोगों को जो है वो दिया गया था। तो वो भी आपको याद रखना है। टोटल जो है वो 12 लोगों को जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। इसकी राशि भी चेंज कर दी गई है, 25 लाख जो है इसकी राशि दी जाती है अब, ठीक है। 25 लाख जो है वो इसमें राशि दी जाती है। और अभी करंट में जो है वो किसको दिया गया था, 12 लोगों को जो है वो दिया गया था, 12 लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य में आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसर में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है। 44वां, 42वां, 47वां या 52वां। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 44वां। जो संविधान संशोधन है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है वो दिया गया है। और 42 की अगर हम बात करें, इसे लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो प्रियम्बल हो गया, बाकी सब जो हुए, ये सब जो है वो जोड़ा गया। 1976 में हुआ था संविधान संशोधन, और 1972
1908 में जो है वो इसका संशोधन हुआ था। दोनों की जो है वो डेट भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है। और 52वां संविधान संशोधन जो है वो ये दल बदल कानून से है, दल बदल कानून से है। ठीक है, दल बदल कानून से है, तो ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, अनुसूची आपसे पूछ ली जाएगी, अनुसूची, अनुसूची तो कौन सी है, 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ये है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो दरअसल राष्ट्रपति को जो है वो त्यागपत्र सौंपता है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रधानमंत्री को, ये भी गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को, ये सही हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। देखिए एक और दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महान्यायाधीश, ये भी गलत हो जाएगा। तो याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को जो है वो त्यागपत्र सौंपता है। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति कहा जाए तो किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश को संबंधित है, प्रतिष्ठित डॉक्टर व सर्जन से, स्पोर्ट और खेल के उत्कृष्ट कोच से, प्रसिद्ध कलाकारों से, असाधारण योद्धा से। दरअसल द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो स्पोर्ट्स से संबंधित है, और खेल में जो कोच होते हैं उनको दरअसल दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। याद रखना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो स्पोर्ट में, अर्जुन पुरस्कार जो है वो किसको दिए जाते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। एकलव्य हो गया तो ये भी आपको दिए जाते हैं, खिलाड़ी हो गए तो। और राजीव गांधी खेल रत्न हो गया, तो वो खेलों के, क्रिकेट के लिए खेल में जो उत्कृष्ट देता है तो वो खेल का उत्कृष्ट है। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, तो याद रखना है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत के संविधान में पहला संशोधन जो है वो किस वर्ष किया गया था। 1954, 1951, 1950, 1959, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसका 1951 में जो है वो संविधान संशोधन किया गया था। पहला संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची, जो कि भूमि सुधार से है। ओके, तो याद रखना है 1951 में जो है वो जोड़ा गया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू थे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आपको टोटल अनुसूची याद रखना है। भारत संविधान में टोटल अनुसूची कितनी है, तो ये भी आप याद रखिए, 12 अनुसूची है टोटल। अनुसूची जो है वो टोटल कितनी है, 12 है। तो इसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे आर्द्रभूमि सामर झील है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान। दरअसल सामर जो झील है वो राजस्थान में है। यह भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि है। ओके, सामर झील जो है वो आर्द्र भूमि है। ठीक है, वैसे अगर खारे पानी की झील बोला जाए तो चिल्का, जो हमारी चिल्का है तो वो है। और सबसे मीठे पानी की झील जो है वो, मीठे पानी की झील आपसे पूछी जाए तो कौन सी है, बुलर झील, बुलर झील है। अगर नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में आपसे पूछ लिया है कि मीठे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील, तो आपको याद रखना है लोकटक, लोकटक, जो कहाँ पर है, ये मणिपुर में है, और ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो बुलर झील आपको याद रखना है। लोकटक जो बोलोगी ये मणिपुर में है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सामर झील हो गई, ये आपको देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत का प्रथम डिजिटल केंद्र बजट जो है वर्ष किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, 2021, 2019, 2020 या 2018। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2021 में दिया गया था। और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण थी, जो कि महिला फाइनेंस मिनिस्टर है। पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर जो रही थी इंदिरा गांधी रही थी। और अभी बात की जाए तो करंट का जो डिजिटल, जो कि भारत का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट रहा था, वो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है वो लाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजा मान सिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था, ग्वालियर, बीकानेर, मैसूर या जैसलमेर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्वालियर पर किया गया था।
ग्वालियर का जो किला है वो दरअसल किसके द्वारा बनाया गया था? सूरज सेन के द्वारा। सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। 525 ईस्वी के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। याद रखना है जो किला है ग्वालियर का उसे पूर्व का जिब्राल्टर जिब्राल्टर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो है वो सास बहू का मंदिर या महल जो है वो किसके द्वारा बन गया था? महिपाल के द्वारा बनवाया गया था। महिपाल के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आपको ग्वालियर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट हो गया, तो ये भी एशिया का प्रथम फिजिकल इंस्टीट्यूट है जो कि ग्वालियर में स्थापित हुआ था। गजराजा मेडिकल कॉलेज 1946 में स्थापना हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपको देखने को मिलेगी। तानसेन तानसेन का मकबरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तानसेन समारोह भी वहीं पर आयोजित किया जाता है, जो कि कहाँ पर? बेहट में, ठीक है। तो बेहट, अगर थोड़ा और डिटेल में आपसे पूछा जाए तो बेहट जगह है, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। मोहम्मद घोष का मकबरा भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। मोहम्मद घोष का मकबरा ये भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है इन सब चीज़ों को, इम्पोर्टेंट है। अभी ड्रोन मेला जो आयोजित हुआ था वो भी ग्वालियर में हुआ था, MITS कॉलेज में। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। जो ताजमहल है आगरा में स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, गंगा, यमुना या घाघरा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है। दरअसल ताजमहल के बिल्कुल बगल से ही जो है वो यमुना नदी निकली है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है यहाँ पर। देखिए जो ताजमहल है इसमें मुमताज महल के नाम पर जो है बनवाया गया था। मुमताज महल की कब्र जो है पहले मांडू में रखी थी, तो उसके बाद जो है वो आगरा में शिफ्ट करवाई गई थी। तो शाहजहां के द्वारा जो है वो यह महल बनवाया गया था, ताज महल। ये संगमरमर का बना हुआ है। और इसमें जो क्षय हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? अम्लीय वर्षा की वजह से देखने को मिल रहा है। पहले ये सफेद था, अब थोड़ा पीला पीला सा पड़ रहा है। वो किस वजह से? अम्लीय वर्षा की वजह से जो है वो देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है। भाखड़ा नाकल बांध हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में, या सरदार सरोवर बांध गुजरात में? इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे बड़ा बांध आपसे पूछ लिया है तो ये आपको हीराकुंड है। बड़ा पूछ लिया है तो सब हीराकुंड है। ऊंचा पूछ लिया जाए तो टिहरी बांध है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? महानदी पर है। महानदी पर है, उड़ीसा में है। इम्पोर्टेंट है, महानदी जो है आपको यह छत्तीसगढ़ के जो है वो वहां से निकलने को देखने को मिलती है, और यह है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपको याद रखना है। टिहरी बांध हो गया, भाखड़ा नागल बांध हो गया, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, जो कि नर्मदा नदी पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? क्रम से 6 और 11, क्रम से 7 और 10, 7, 11 या 8 और 10? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। 6 जो है हमारे फंडामेंटल राइट है, और 11 हमारी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहाँ से ली गई हैं? ये आपको देखने को मिलेगी रसिया से, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी ये 11 है टोटल, और वो 6 है, तो इन सभी को याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपको आर्टिकल 51 में देखने को मिलेंगी, और ये जो है वो 12 से 35 तक जो है वो फंडामेंटल जो है राइट रहेंगे वो हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिकल याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में किससे संबंधित है? संविधान संशोधन, कृषि प्रक्रिया, केंद्र राज्य संबंध, या बात की जाए संसद? इसका आंसर हो जाएगा हमारा संविधान संशोधन में जो है वो, अगर हमें संविधान संशोधन करना होता है तो वो आर्टिकल 368 के तहत जो है वो करना होता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इलेक्शन कमीशन आपसे पूछ लिया है तो 324 आपको याद रखना है। ओके, प्रेसिडेंट की आर्टिकल पूछ लिया जाए तो प्रेसिडेंट की आर्टिकल याद रखना है 52 से लेकर 62 के बीच में। ओके, ये भी याद रखना है।
गवर्नर का आपको याद रखना है, गवर्नर का तो 153 है, ठीक है। 53 में कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होना जरूरी है, ओके। और आपको संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80 और 81, इन सब में जो है भाई ये आर्टिकल देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जो है वो कहा गया है। तो अभी जस्ट मैंने इसी वीडियो में बताया था, आर्टिकल 51 में जो है वो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है वो पूछी गई है, कौन सी है? लूनी, चंबल, झेलम या सोन? इसका आंसर हो जाएगा हमारा लूनी। भारत की यह ऐसी नदी है जो कि ना तो किसी में मिलती है और रेगिस्तान में ही जो है वो खत्म हो जाती है, तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। थार डेजर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में देखने को मिलता है, ओके। और अगर आपसे पूछ लिया कि विश्व का कौन सा है, विश्व का जो है 10वें नंबर का है, 10वें नंबर का है, 10वें नंबर का है, ओके, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, डैश का उद्देश्य देश की पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। संविधान 73वां अधिनियम 1992, 60वां संविधान संशोधन, 43वां या 37वां? पंचायती राज का जो संविधान अधिनियम है दरअसल, या संशोधन कहा जाए तो ये 73वें संविधान संशोधन में 1992 में हुआ था। और पहली बार जो पंचायती राज लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी, राजस्थान के नागौर में। जो है वो 2 अक्टूबर को हुई थी। 2 अक्टूबर को पता हो तो आपको गांधी जयंती मनाए जाते हैं, तो उसी समय जो है वो राजस्थान में जो है वो पहली बार जो है वो भारत में नागौर में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लाई गई थी। आपसे अनुसूची पूछ लिया, इसकी अनुसूची कौन सी होती है पंचायती राज की अनुसूची? तो याद रखना है 11वीं अनुसूची होती है, पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से यहाँ पर बोला गया कि टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा दिया गया था। रणथंभौर, बांधवगढ़, कॉर्बेट या बात की जाए मुन्नूबलाई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन मुन्नूबलाई। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, याद रखना है। तमिलनाडु में जो है वो टाइगर रिजर्व है ये। जिम कॉर्बेट आपको देखने को मिलेगा, ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, रणथंभौर आपको जो है वो राजस्थान में देखने को मिलेगा, तो ये सभी को पॉइंट को आप याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। इसका अब नाम बदल के कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, ओके। तो रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो अब जिम कॉर्बेट या बात की जाए कॉर्बेट नेशनल पार्क का दर्जा। हेम्बिस नेशनल पार्क आपसे पूछ लिया जाए, हेम्बिस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो याद रखना है लद्दाख में, ठीक है। दिहिंग पटके आपसे पूछ लिया है तो आसाम में है। और आपको दाचिंगम नेशनल पार्क आपसे पूछ लिया तो यह कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। और काजीरंगा हो गया तो वो आसाम में देखने को मिलेगा आपको। बाकी मध्य प्रदेश के जितने भी हैं वो सब आपको याद रखना है। संजय गांधी हो गया, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए नियुक्ति की पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है। नियुक्ति अगर करना होगा राष्ट्रपति को तो ये कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो देखने को मिलता है? तो आर्टिकल जो होता है 155 के अंतर्गत देखने को मिलता है, ओके। तो राज्यपाल, गवर्नर को नियुक्ति ये किस आर्टिकल के 155 के अंतर्गत देखने को मिलता है। और 154 में कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। तो नियुक्ति आपसे पूछ लिया है, ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है,
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपसे डिटेल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको बस इतना याद रखना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो कौन किसकी नियुक्ति करता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे मैंने ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो मैंने हर एक वीडियो में आपको बता देता हूँ और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने उन्हीं आर्टिकल को अच्छे से कर लिया तो आपको कहीं भी अंदर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लेवल उतना नहीं रहने वाला है। ओके, तो याद रखना है आर्टिकल 155 के तहत जो है वो नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की आयु की आपसे पूछ लिया जाए तो आयु जो है वो 35 वर्ष होती है। ओके, हिंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर देखने को मिलता है? स्वर्ण रेखा, उमंगोट, और बात की जाए सोंगबो और तीस्ता। इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर। ये कहाँ पर है? हिंडरू जलप्रपात ये है झारखंड में, झारखंड में। ओके, झारखंड में है। और सब भारत की सबसे स्वच्छ नदी आपसे पूछ लिया है तो ये कौन सी है? ये है उमंगोट। ठीक है, उमंगोट है। ये कहाँ पर देखने को मिलती है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में इतनी स्वच्छ है कि इसका पानी के अंदर सारी चीजें जो है वो दिख जाती हैं, इतना साफ है। तो ये भारत की सबसे स्वच्छ नदी को जो है उसका दर्जा दिया गया है। और स्वर्ण रेखा नदी पर जो है ये झारखंड में है और यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वायसराय कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने देश बंगाल विभाजन किया गया था 1903, 1905, 1902 और 1904। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के टाइम पे ही स्वदेशी आंदोलन जो है वो चलाया गया था। बंगाल विभाजन पे। ओके, तो ये आपको याद रखना है, बंगाल विभाजन के टाइम पे जो था वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, हड़प नीति जो है वो किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो लाई गई थी हड़प नीति, तो वो भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय जो कौन था? तो उस समय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पर जो है वो वहाँ पर वायसराय था। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी के देखिए, जिन लोगों ने जो लोग जीके की वीडियो देख चुके हैं, आप एक बार सारे वीडियो फिर से रिवाइज मार लीजिए। आपको 2x में कर लीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए और सारे वीडियो एक बार से फिर से, जितने भी मैंने यहाँ पर कराए हुए हैं जीके के क्वेश्चन, तो ये 15वां पार्ट है, तो जितने भी मतलब 14 तक जो है वो आपको फिर से एक बार 2x स्पीड में सारे वीडियो देख लेना है, क्वेश्चन देख लेना है, सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देख लेना है, जिससे आपकी और जो है वो अच्छे से हो पाए। देखिए, जितनी भी क्वेश्चन आप जितना भी पढ़ाई करते हो, इन जितने भी विद्यार्थी हैं पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते हैं और रिवीजन ना करने की वजह से वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के साथ ज़्यादा जरूरी है रिवीजन करना किसी भी चीज़ का। आप जितना अच्छा रिवीजन करोगे, जितना टाइम तक रिवीजन करोगे, उतना ही जो है चीज़ें आपको अच्छे समय तक याद रहेंगी और ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। और हमें याद करना ही है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। जितनी भी देखिए जो भी आसानी से याद होती है, मैं यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो। और क्वेश्चन को समझना और बाकी गहराई में उसके जाना वो बहुत ज़रूरी होता है, कि जितना आप उसकी गहराई में जाओगे तो कम से कम थोड़ी चीज़ें आपको अगर उससे रिलेटेड याद होंगी तो वो आप आगे करके जो है वो देख पाओगे, क्वेश्चनों को डील कर लोगे अगर आपको थोड़ा भी उसके बारे में नॉलेज है। ओके, तो और क्वेश्चन अगर आप कभी भी किया करो तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। अगर मान लो आपके दो ऑप्शन भी अगर आप उसमें से एलिमिनेट करते हो, मान लो ये क्वेश्चन है तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर पता है, मान लो ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपके यहाँ पर चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि 50-50% जो है वो आपका चांस है कि यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता हो तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीख लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।